Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to the biology lecture. So in the last lecture we have discussed about the male gametophyte, stamen, microspore, pollen grains, and today we will discuss about pistil, megasporangium and embryo sac. तो आपने पढ़ा होगा, आई होप कि आपने पढ़ा होगा कि मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का, किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल का डिवीजन होता है, टेट्राड फॉर्मेशन होता है और एक एमएमसी यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या आप उसको पीएमसी भी बोल सकते हो, यानी कि पॉलन मदर सेल, उससे 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और यू कैन से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, अब हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. Female gametophyte is not similar to male gametophyte, but the formation of megaspore is somewhat similar to microspore formation. अब ये जो डायग्राम है आपका, ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसका मेन पार्ट, मेन जो बॉडी है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल. ओके, ये ओव्यूल जो है, इसमें आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि ये जो हमारा ओव्यूल है, ये 2 लाइंस यहाँ से दिख रहे हैं. ये लाइंस को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स. ये हो गया आपका आउटर इंटेगुमेंट और ये स्ट्रक्चर हो गया इनर इंटेगुमेंट. ये इंटेगुमेंट्स जो है वो कवरिंग्स हैं जो कि बाद में सीड कोट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. ये जो सेंटर में गैप दिख रही है, ये जो हमारे इंटेगुमेंट्स होते हैं, इंटेगुमेंट्स के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होती. अब ये जो जगह है जहाँ इंटेगुमेंट्स नहीं हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइलर एंड के पास ही यहाँ पे हमारा मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है. और यही माइक्रोपाइल जब सिड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ओव्यूल जो है वो डेवलप होकर के एक सिड का फॉर्मेशन करता है, तो जब सिड का फॉर्मेशन हो जाता है तब इसी माइक्रोपाइल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, प्लस ये वाटर एब्जॉर्ब करके सिड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है. ओके, ये जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फनिकल. और ये जो फनिकल है, ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करके रखता है. इधर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ओव्यूल को अटैच करके रखता है फनिकल. जिस पॉइंट पे या जिस जगह पे ये फनिकल ओव्यूल से अटैच होता है, इस साइट को हम बोलते हैं हिलम. कुछ साइट ऐसे होते हैं जहाँ पे फनिकल जो है वो बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है और एक रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राफे. इसका एज सच कोई मेजर फंक्शन नहीं है. ओके, तो फनिकल इज समवट सिमिलर टू, यू कैन से, अम्बिलिकल कॉर्ड. जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, आपने न्यूबॉर्न बेबीज़ देखा होगा जिनके नेवल रीजन में जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो क्यों होता है कि प्लेसेंटा में जो न्यूट्रिएंट है वो बच्चे तक पहुंच सके, बेबी तक पहुंच सके. बिल्कुल वही फंक्शन यहाँ पे इस फनिकल का है. फनिकल जो है प्लेसेंटा के न्यूट्रिएंट को ओव्यूल्स तक पहुँचाने का काम कर रहा है. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूसेलस. न्यूसेलस जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है वहाँ पे, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. और न्यूसेलस जो है वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. ओके, अब ये जहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं है, इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं और इसके अपोजिट एंड यानी कि इस साइड को हम बोलते हैं कैलाजल एंड, या कैलाजा भी बोला जाता है इसको. ओके, न्यूसेलस के अंदर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. अब ये एम्ब्रियो सैक जो है ये हमारा मेन रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, वो है आपका ये एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सेल्स हमें यहाँ पे एक्यूमुलेट दिख रही हैं. 3 सेल्स आपको इस रीजन में एक्यूमुलेट दिख रही हैं. तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल्स हैं
उसमें से एक जो सेंट्रल सेल होता है वो होता है हमारा एग सेल यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। उसके सराउंडिंग दो सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनर्गेट्स। ये जो सिनर्गेट्स होते हैं ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लस यहीं से जो पॉलन है वो एंटर करता है। तो जब पॉलन एंटर करता है तो पॉलन को पाथ शो करने का काम करते हैं सिनर्गेट्स। अपोजिट साइड पे यानी कि कैलसल एंड पे आप देख रहे हो कि यहाँ भी 3 सेल्स एक साथ एक्यूमुलेटेड है। इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने के अलावा इनका एज सच कोई मेजर रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स में ये जो एंटीपोडल्स हैं वो टाइम के साथ डीजेनरेट कर जाते हैं। इनफैक्ट सिनर्गेट्स भी टाइम के साथ डीजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे पॉलीएम्ब्रॉयनी देखने को मिलती है वहाँ पे ऐसा होता है कि ये भी डेवलप कर जाते हैं एक सीड में। ओके, वो हम फर्दर इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होती है। सेंटर में आपको एक लार्ज सेल दिखेगा जो कि ऐसे तो सिंगल सेल है लेकिन उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है इसमें 1 2 3 एंड 4 5 6 और बीच में एक 7 यानी कि 7 सेल हैं, लेकिन सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होने की वजह से टोटल 8 न्यूक्लियाई है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। इसको एम्ब्रियो सैक बोलेंगे, ठीक है। ओके, पिस्टिल के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पिस्टिल में 3 रीजन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है, प्लेसेंटा से ये फनिकल अटैच होता है और फनिकल से हमारा ओव्यूल अटैच होता है, ठीक है। ये ओव्यूल्स जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करेंगे और पूरी की पूरी ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो थियोरी में दिया हुआ है कि एन ओव्यूल डेवलप्स as a projection on the placenta and the ovary. It consists of a parenchymatous tissue called the nucellus, which is covered by 1 or 2 coverings called integuments. The integuments surround the nucellus all around but leave a narrow passage, the micropyle, through which a pollen tube may enter at a later stage. As the ovule grow, it is raised on a stalk-like structure called funiculus, which is attached to the placenta borne on the inner wall of the ovary. ओके, तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही सेम चीज़ आपको थियोरी में यहाँ पे बताया गया है। आप उसको एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो भी आप रीड कर रहे हो या लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो उसके बाद आप इसको पॉइंट वाइज नोट्स की तरह बना लो तो आपको फर्दर स्टडी में वो हेल्पफुल रहेगा, प्लस रिविजन में आपको हेल्पफुल होगा वो चीज़, और ऐसे आपको याद भी रहेगा। ओके, अब हमें देखना है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कैसे होते हैं। तो विदिन द न्यूसेलस अ सिंगल हाइपोडर्मल सेल एनलार्जेस एंड बिकम द मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल लास्ट में हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब ये जो दोनों टर्म है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, ऑल्दो आपको पता चल गया होगा कि माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, लेकिन इसको माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बोलते क्यों हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही स्मॉलर साइज़ के होते हैं, इसलिए उनको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और जो हमारा एग सेल है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो कंपेरेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वजह से हम उनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं, मेगास्पोर्स बोलते हैं। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मेगा मीन्स लार्ज, स्पोर इज द गैमेट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. So megasporogenesis means formation of a large gamete, and large gamete is the female gamete. Okay. So this megaspore mother cell undergo meiotic division.
See, these mother cells, either pollen mother cell or megaspore mother cell, they both undergo meiotic division. ये हमने आप फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो मियोसाइट्स होते हैं उनको हम मदर सेल्स भी बोलते हैं, और मदर सेल्स में मियोसिस होता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये मदर सेल्स जो हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन ये हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंडरगोज meiotic division and give rise to 4 haploid megaspore cell। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ स्टेप्स जो हैं इसमें वैसे ही हैं जैसे हमने मेगास्पोर में पढ़ा था। जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा था। मियोसिस के फर्स्ट मियोसिस होता है तो 2 सेल फॉर्म होते हैं, सेकेंड मियोसिस होता है तो 2 सेल और फॉर्म होते हैं, यानी कि उन दोनों सेल से 2-2 सेल फॉर्म होते हैं। तो नेट आपके पास 4 सेल्स मिलते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर में भी हमने देखा था कि 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए थे, टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था। मेगास्पोर में भी टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो थे वो चारों सेल्स माइक्रोस्पोर में डेवलप हो रहे थे, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो रहे थे। लेकिन जो आपका मेगास्पोर में टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 3 सेल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाती हैं। सिर्फ एक ही सेल डेवलप हो पाता है मेगास्पोर में। ओके, usually 3 of them degenerate and the remaining one becomes the functional megaspore. It's given in the notes. Okay, नेक्स्ट इज फंक्शनल मेगास्पोर एंड लार्ज एज। ओके, अभी आप देखोगे, कहाँ गया ये रहा इसका डायग्राम। ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर पॉलिनेशन एक्चुअली। ओके फाइन, लीव इट। जो मेगास्पोर होते हैं, अभी हमने देखा था कि ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को अगर आप एनलार्ज करके देखोगे, जूम इन करके देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 सेल्स यानी कि 3 एंटीपोडल्स। यहाँ पे ये एक एग सेल और 2 सिनर्गिड्स दिखेंगे हमें, और एक सेंटर में पोलर न्यूक्लियर दिखेगा। अब सवाल ये है कि जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके टेट्राड का फॉर्मेशन किया, टेट्राड में से 3 सेल डीजेनरेट हो गए। एक्चुअली वो यूज्ड अप हो जाते हैं, दे आर नॉट डीजेनरेटेड, दे आर यूज्ड बाय 1 सेल, and that 1 cell develops into the megaspore. So that is only a single cell. So how do we get this 7 cell 8 nuclei stage? तो जो हमारा सिंगल मेगास्पोर है, अब इस मेगास्पोर में क्या होता है, अब इसमें माइटोसिस होती है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। So megaspore will be equally divided into 2 cells and you will get 2 haploid cells. Again second mitosis and you will get 4 haploid cell, and after that third mitosis and you will get 8 haploid cells. So total 8 haploid cells or 8 nuclei are formed from a single megaspore. एक मेगास्पोर में 3 times mitosis होता है और आपको 8 सेल्स मिलते हैं। इन 8 सेल्स में से अब इनका अरेंजमेंट होता है। जो सेल फर्टाइल होता है वो चला जाता है हमारे माइक्रोपाइलर एंड में, उसको हम बोलते हैं एग सेल। उसके सराउंडिंग में जो 2 सेल होते हैं सब्सिडरी सेल्स, उसको हम सिनर्गिड्स बोलते हैं। इधर 3 सेल्स लोकेट हो जाते हैं कैलाजल एंड पे, जिसको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। और 2 सेल जो हैं, 2 सेल जो है वो आपस में फ्यूज होकर के एक लार्ज सेल फॉर्म करते हैं और सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये 2 सेल के फ्यूजन से बना हुआ है, इसलिए इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से एक सिंगल मेगास्पोर में 3 times माइटोसिस एंड 1 time फ्यूजन ऑफ सेल होने की वजह से यहाँ पे हमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके, ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फंक्शनल मेगास्पोर। See, that's only given in the notes also. As a result, 8 haploid nuclei are formed. This enlarged oval-shaped structure with 8 haploid nuclei is referred to as the young embryo sac. These nuclei then migrate and get arranged into 3 groups.
3 nuclei reach the micropylar end of the embryo sac and other 3 move in the opposite direction, that is the callagel end, and the remaining 2 remain in the center. The cell membranes and cell walls develop around all the nuclei excepting the 2 at the center of embryo sac, which now is called the central cell. Thus, in a mature ovule, the embryo sac contains 8 haploid nuclei but only 7 cells. कैसे हुआ अभी हमने डिस्कस किया कि 3 टाइम्स माइटोसिस हुआ तो एक सिंगल मेगास्पोर से आपको 8 सेल्स मिले, 8 न्यूक्लियस मिले. अब इसमें 2 सेल के फ्यूजन की वजह से एक लार्ज सेल बना विथ 2 न्यूक्लियाई एंड 3 सेल्स जो हैं 3 माइक्रोपाइलर एंड में और 3 कैलाजल एंड में अरेंज हो गए. ओके, तो हमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मिल गया. In the egg apparatus, one is the egg cell and remaining 2 are called as synergates. Okay, we have already discussed. Fine. So a fully developed embryo sac with the nucellus, integuments and funiculus together constitute the mature ovule. In this condition, the ovule awaits fertilization, which must be preceded by pollination. So after this embryo sac is formed, after this complete structure is formed and a mature structure is formed, so now it is ready for fertilization. अब ये जो एग सेल है वो मैच्योर हो चुका है और वो फर्टिलाइज होने के लिए रेडी है, लेकिन फर्टिलाइज होने के लिए उसको चाहिए पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन फीमेल तक पहुंचता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल गैमेटोफाइट. सी इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है, ये एंथर है, एंथर डहेस हो रहे हैं, यहाँ पे पॉलन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये पॉलन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलन ग्रेन है. हमने कल ही डिस्कस किया था पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कि पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर जो होता है पॉलन ग्रेन का वो रफ होता है, उसको मेग्जाइन बोलते हैं. तो ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर के स्टिग्मा पे आ जा रहा है. स्टिग्मा स्टिकी सरफेस है तो वो पॉलन को रिसीव करता है. पॉलन यहाँ पे स्टिग्मा को डाइजेस्ट करते हुए पॉलन ट्यूब डेवलप करता है और माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए वो ओव्यूल में चला जाता है टू द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में पहुँचने के बाद ये पॉलन जो है फर्टिलाइज करता है. अब पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के पॉलिनेशन है. मोस्ट ऑफ जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं दे अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, बट with some conditions, like in some cases bisexual flower also cannot undergo self pollination, they undergo cross pollination. It is the case when the male and female gametophytes do not mature at same time. जब उनका maturation time अलग अलग होता है. सी यहाँ पे 2 टर्म आपको मिलेगा, एक होता है प्रोटेंड्री और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी. कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मेल गैमेटोफाइट यानी कि जो एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, और अगर फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी. तो अगर प्रोटेंड्री या प्रोटोगाइनी की कंडीशन होती है तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, एंड इन सच केसेस दे अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन. सेल पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा, and hence the name autogamy is also given to cell pollination. See, cell pollination is again of 2 types, autogamy and zetonogamy. Autogamy means transfer of pollen from the anther to stigma of same flower, and zetonogamy is transfer of pollen from anther to stigma of flowers on a same plant. Okay, and next term is xenogamy. Xenogamy is the transfer of pollen from flower of one plant to stigma of another plant. So these are the different mode of pollination